हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, हम क्लास 10th की जो बुक है उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th की बुक में इतिहास का टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं दोस्तों। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 71 से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम घुइल शासक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि हम मेवाड़ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ का इतिहास आज के इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, जो भी यहाँ पर बुक में दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली यही सवाल आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इन सवाल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये क्लासेस आपकी सेट एग्ज़ाम के लिए, रीट एग्ज़ाम के लिए, पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ आरएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरएस प्री एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लासेस को देखना ना भूलिए और शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 से हम शुरू करेंगे। घुइल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन बने थे? घुइल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बप्पा रावल बने थे। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मानमौरी को परास्त अधिकार किया, इसकी जानकारी मिलती है। बप्पा रावल के द्वारा मानमौरी को परास्त किया गया, इसकी जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों? तो इसकी जानकारी राज प्रशस्ति में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें मिलती है? राज प्रशस्ति में मिलती है। आगे देखिए, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया था। किसको बनाया था? बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया गया था। कैलाशपुरी में एकलिंगजी लकुलिश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? कैलाशपुरी में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण, जिसे लकुलिश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा ही करवाया गया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, भाज घोष क्या है? भाज घोष जो है दोस्तों, ये क्या है? ये आपकी बुद्ध चरित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछी गई है। भाज घोष क्या है? तो ये आपकी बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ब से भाज घोष हो जाएगा और ब से आपका बुद्ध चरित्र के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। आगे देखिए, किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? यानी कि एक इतिहासकार ऐसा है जो बप्पा किसी राजा का नाम नहीं मानता है, वो उसको क्या मानता है? खिताब मानता है। ये कौन थे? आपके श्यामल दास थे। ये आपको ध्यान रखना है। श्यामल दास आपके शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। ये आपको ध्यान रखना है। शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी कवि कौन थे? श्यामल दास थे। इनके द्वारा वीर विनोद पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। वीर विनोद जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, राज विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? तो राज विनोद जो है ये आपकी सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा लिखी गई है? सदाशिव के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से कौन करते हैं दोस्तों? तो सीवी वेद के द्वारा बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स मार्टेल कौन था? ये फ्रांसीसी सेनापति था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। तो मेवाड़ के जो शासक थे उनके शासनकाल के बारे में कुछ क्रम आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जेत्र सिंह जो था, उसके बाद तेज सिंह आया, फिर उसके बाद रत्न सिंह आया। जेत्र सिंह, तेज सिंह, रत्न सिंह। क्लास 10th की बुक में ये सीक्वेंस दिया गया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेत्र सिंह, तेज सिंह, रत्न सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जेत्र सिंह व इल्तुमिश के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ? तो जेत्र सिंह व इल्तुमिश के बीच में दोस्तों भूताला का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1227 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1227 में हुआ था भूताला का युद्ध जेत्र सिंह व इल्तुमिश के मध्य में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको कैसे याद रखते हैं हम दोस्तों? जैसे कि जेत्र, चित्र और इत्र। जेत्र, चित्र और इत्र, इस तरीके से हम ध्यान रखते हैं। जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था और इल्तुमिश के साथ इसका युद्ध हुआ था। इत्र से क्या हो जाएगा? इल्तुमिश हो जाएगा। चित्र से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। जेत्र से जेत्र सिंह हो जाएगा। यानी कि जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया और इल्तुमिश के साथ भूताला का युद्ध लड़ा था 1227 में। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के हमीर मद मर्दन से मिलती है दोस्तों। हमीर मद मर्दन से भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सवाल यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक
दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। तो गौरीशंकर यानी GH ओझा के अनुसार दोस्तों मेवाड़ का शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तान के समय का प्रतापी शासक माना गया है। ये कौन है? जेत्र सिंह है। ये आपको ध्यान रखना है। हमीर मद मर्दन जो है, जिसमें भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है दोस्तों, इसमें इल्तुमिश को क्या कहा गया है? इसमें इल्तुमिश को हमीर कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इल्तुमिश का क्या नाम यहाँ पर रखा गया है? हमीर। इल्तुमिश को क्या कहा गया है दोस्तों? हमीर कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक था। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक रतन सिंह था। यह आपको ध्यान रखना है। कौन था? रतन सिंह था। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक कौन हो जाएगा? रतन सिंह हो जाएगा। आगे देखिए, जेत्र सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल था। जेत्र सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल क्या था दोस्तों? तो जेत्र सिंह का शासनकाल था 1213 से लेकर 1253। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कम टाइम में आपकी कवर करी जा सके और आपके एग्जाम में फायदेमंद रहे। तो 1213 से लेकर 1253 ईस्वी जेत्र सिंह का कार्यकाल रहा था। और जेत्र चित्र इत्र आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रथम शाखा कब हुआ था? ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है दोस्तों। ये 1303 में हुआ था। ठीक है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1540 में लिखी गई है। कब लिखी गई थी दोस्तों? 1540 में लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों? पद्मावत लिखी गई थी 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी जो था दोस्तों, ये किसके दरबार में था? तो ये शेरशाह सूरी के दरबार में था। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। किसके दरबार में था? ये शेरशाह सूरी के दरबार में था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इसका समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी किया है कि रावल रतन सिंह की पत्नी जो थी पद्मिनी, उसके कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो ये किस में मिलता है? ये पद्मावत में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से था? गोरा व बादल का संबंध चित्तौड़गढ़ शाखे से है। ये आपको ध्यान रखना है। किस शाखे से दोस्तों? चित्तौड़गढ़ शाखे से है। गोरा और बादल का संबंध चित्तौड़गढ़ के शाखे से। 1303 में जो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य में, तब वहाँ पर गोरा और बादल जो है दोस्तों, ये लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 ईस्वी के शाखे की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो शाखा हुआ था 1303 में, इसकी जानकारी किस में मिलती है? तो इसकी जानकारी खजाइन उल फतूह में मिलती है दोस्तों। किस में मिलती है? खजाइन उल फतूह में। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों, रणथंभौर में जब जलालुद्दीन ने आक्रमण किया था, तो उसकी जानकारी किस में मिलती है? तो जलालुद्दीन के द्वारा जब रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था, उसकी जानकारी जो मिलती है दोस्तों, उसकी जानकारी आपकी मिफ्ता उल फतूह में मिलती है। किस में मिलती है? मिफ्ता उल फतूह। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों थोड़ी देखी देखी लगती है। खजाइन उल फतूह में तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आक्रमण की जानकारी मिलती है, और मिफ्ता उल फतूह जो है दोस्तों, इसमें जलालुद्दीन के द्वारा जो रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था उसकी जानकारी मिलती है। आगे देखिए, रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था? रानी पद्मिनी के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया गया था। ये लगभग 1600 महिलाओं के साथ किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है, 1600 महिलाओं के साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था, इसका नाम दोस्तों खिजराबाद रखा गया था। क्या रखा गया था? खिजराबाद रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। और इसका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? खिजर खां को नियुक्त किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। किसको नियुक्त किया गया? खिजर खां को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलग अलग टाइम पर अलग अलग आक्रमण किए गए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया गया? 1303 में किया गया, और इसका नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? खिजराबाद कर दिया गया। जालोर दुर्ग पर आक्रमण 1311 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण 1308 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1308 में हुआ था, और सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम तो खिजराबाद कर दिया गया, जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया गया, सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया गया। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण 1308 में हुआ था, जालोर पर आक्रमण 1311 में हुआ था, और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और रणथंभौर पर आक्रमण दोस्तों 1301 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं।
जब जालोर दुर्ग पर आक्रमण हुआ था दोस्तों, तो यहाँ का शासक कौन था? जालोर का शासक कौन था? कानड़ देवता, ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? कानड़ देवता। और शिवाना दुर्ग पर जब आक्रमण किया गया था, यहाँ का शासक कौन था दोस्तों? 1308 में यहाँ का शासक सातल देव था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? सातल देव। ठीक है, आगे देखिए। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, ये किस जिले में है? हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपका डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। सिंगोली का जो युद्ध हुआ था ये बांसवाड़ा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। हमीर सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था सिंगोली के युद्ध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी जेत्र सिंह के द्वारा बनाया गया। जेत्र चित्र इत्र, ये याद रखना है आपको। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? राणा हमीर के द्वारा मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव 1326 ईस्वी में डाली गई थी। कब डाली गई दोस्तों? 1326 ईस्वी में हमीर के द्वारा मेवाड़ के अंदर सिसोदिया वंश की नींव डाली गई थी। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है दोस्तों, इसमें विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई है? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा हमीर को दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। हमीर सिसोदिया को दी गई है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक 1382 में बने थे। कब बने थे? 1382 ईस्वी में बने थे। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? लाखा की जो पत्नी थी हंसाबाई, ये रणमल की बहन थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी बहन थी? रणमल की बहन थी। आगे देखिए, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का भीष्म पितामह जो है ये कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने की खान निकली? ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जावर में चांदी की खान व सोने की खान कब निकली थी? किसके शासनकाल में निकली थी? तो ये राणा लाखा के काल में निकली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, 14वीं शताब्दी में जावर में चांदी व सोने की खान निकली थी राणा लाखा के काल में। आगे देखिए, राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्चू छितर नामक बंजारे ने करवाया? उदयपुर में एक पिच्चू छितर नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसके काल में हुआ था पिछोला झील का निर्माण दोस्तों? राणा लाखा के काल में। किसके काल में हुआ था? राणा लाखा के काल में। आगे देखिए, राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। राणा लाखाबाई व हंसाबाई का पुत्र कौन था? तो ये मोकल था, राणा मोकल। ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? राणा मोकल। 1433 ईस्वी में राणा मोकल की हत्या की थी। राणा मोकल की हत्या 1433 में किसके द्वारा की गई थी? तो एक चाचा वो मेरा एवं महपा पवार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चाचा वो मेरा एवं महपा पवार के द्वारा राणा मोकल की हत्या की गई थी 1433 में। 1433 में जब राणा मोकल की हत्या हो गई थी तो यहाँ पर महाराणा कुंभा शासक बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम बताइए। तो महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम क्या हो जाएगा? 1433 से लेके 1468। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राणा कुंभा से रिलेटेड इनका शासनकाल भी पूछा जाता है। 1433 से लेकर 1468 तक जो कार्यकाल रहा है वो राणा कुंभा का रहा है। आगे देखिए, कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया? तो कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी प्रथम को हराया गया था। कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में हराया गया था। सारंगपुर का युद्ध आपका कब हुआ था? ये आपका 1437 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हराया था दोस्तों। महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। महमूद खिलजी सेकंड को तो अभी राणा सांगा हराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था और कुंभा यहाँ पर विजयी रहे थे। आगे देखिए, कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? तो कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर 1453 में छीना था, ये आपको ध्यान रखना है। कब छीना था? 1453 में छीना था। और 1453 में ये दोस्तों आंवल बावल की संधि हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। आंवल बावल की संधि आपकी कब हुई थी? आंवल बावल की संधि आपकी 1453 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किस किस के मध्य हुई थी? कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। आगे देखिए, किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया? फिर आंवल बावल की संधि जो हुई थी उसमें जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह श्रृंगार कंवरी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया था दोस्तों। तो श्रृंगार देवी किसकी पुत्री हो जाएगी? राव जोधा की पुत्री हो जाएगी। और रायमल किसका पुत्र हो जाएगा? कुंभा का पुत्र हो जाएगा। इन दोनों का विवाह कर दिया गया। आगे देखिए, कुंभा के विरुद्ध 1456 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई। महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? चंपानेर की संधि आपकी 1456 में हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों? तो मालवा के सुल्तान और आपके गुजरात के मध्य हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। महमूद खिलजी प्रथम
और आपके कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1453 में तो आपकी आंवल बांवल की संधि हो गई। 1456 में मालवा और गुजरात ने संधि करी कुंभा को हराने के लिए। आगे देखिए, किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माणकर्ता माना जाता है? किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माणकर्ता माना जाता है? श्यामल दास के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। कुंभा के द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया? कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रह जाएगा। कुंभ स्वामी मंदिर और श्रृंगार चौरी मंदिर जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। किसने निर्माण करवाया था? कुंभा के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान स्वीकार किया है? तो दोस्तों, जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान को स्वीकार किया है कुंभा के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कान्हा व्यास हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन हो जाएंगे? कान्हा व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कान्हा व्यास हो जाएंगे। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभा के द्वारा गीत गोविंद पर टीका लिखी गई है, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है दोस्तों? चंडी शतक की व्याख्या की है। आगे देखिए, कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो कुंभा के काल में अत्रि और महेश जो थे दोस्तों, इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये आपके अत्रि और महेश हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक थे। तो दोस्तों, राजगुरु की उपाधि और हाल गुरु की उपाधि, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि, हिंदू सुल्तान की उपाधि, ये सब किसको दी जाती है? कुंभा को दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अभिनव भट्टाचार्य ने संगीत कला में निपुण होने के कारण कहा गया है। संगीत कला में निपुण होने के कारण इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है दोस्तों? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। इनको वीणा का शौक था, वीणा बजाते थे। कौन वीणा बजाते थे? राणा कुंभा जो थे ये वीणा बजाते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुंभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण कराया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के मध्य में, और फिर उसके विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था दोस्तों? उन्माद रोग इन्हें हो गया था। यह आपको ध्यान रखना है। कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके पुत्र उदा ने ही कर दी थी। तो कुंभा की हत्या जो है ये 1468 में किसने की थी? इसके पुत्र उदा के द्वारा ही की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? महाराणा सांगा जो थे दोस्तों ये मेवाड़ की गद्दी पर 1509 में बैठे थे। ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा सांगा का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये 1482 में हुआ था। कब हुआ था? 1482 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। 12 अप्रैल 1482 को इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है महाराणा सांगा का। और ये गद्दी पर कब बैठे थे? 1509 में ये गद्दी पर बैठे थे। जब ये गद्दी पर बैठे थे दोस्तों तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तब दिल्ली का सुल्तान आपका सिकंदर लोदी था। ये आपको ध्यान रखना है। कौन था? सिकंदर लोदी। और बाद में इन्होंने इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़े थे, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। अब यहाँ पर देखिए आप, शासकों को कुछ उपाधियाँ दी जाती है दोस्तों। कौन कौन सी उपाधि किसको दी जाती है? तो हिंदू पद की उपाधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसको दी जाती है? ये राणा सांगा को दी जाती है। हिंदू पद की उपाधि किसे दी जाती है? राणा सांगा को दी जाती है। हिंदू सुल्तान अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये राणा कुंभा को दी जाती है। मेवाड़ केसरी की उपाधि महाराणा प्रताप को दी जाती है। और हिंदू बादशाह की उपाधि किसे दी जाती है? हिंदू बादशाह की उपाधि राव मालदेव को दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताइए। तो सांगा के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे दोस्तों उनका सही क्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहले खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? ये 1517 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बाड़ी का युद्ध हुआ दोस्तों धौलपुर में। ये कब हुआ आपका? ये आपका 1518 में हुआ। फिर गागरोन का युद्ध हुआ आपका 1519 में। ये आपको ध्यान रखना है। 1517 और 18 में जो युद्ध हुए थे दोस्तों ये किसके साथ हुए थे? ये आपके इब्राहिम लोदी के साथ हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और गागरोन का जो युद्ध हुआ ये किसके साथ हुआ? ये महमूद खिलजी द्वितीय के साथ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा। 1517 का जो युद्ध हुआ था ये तो इब्राहिम लोदी, और 1518 का जो हुआ था ये भी इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। 1519 का युद्ध किसके साथ हुआ? ये आपका महमूद खिलजी द्वितीय के साथ हुआ। फिर उसके बाद में
1527 में 2 युद्ध हुए थे दोस्तों, जिनके बारे में हम देखेंगे। एक बयाना का युद्ध हुआ था और एक आपका खानवा का युद्ध हुआ था। जो किसके साथ हुआ था? वो बाबर के साथ हुआ था। आगे देखिए, पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह का संबंध किससे था? पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह का संबंध राणा सांगा से है, ये आपको ध्यान रखना है। जब राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा का शासक थे। तो दोस्तों 1509 में जब गद्दी पर बैठे थे राणा सांगा, उस समय मालवा के शासक नसीरुद्दीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे? नासिरुद्दीन, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की? तो महमूद खिलजी के विरुद्ध इन्होंने मेदिनी राय की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? मेदिनी राय की सहायता की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। और इनका क्रम मैंने बता दिया आपको युद्ध का, यह भी आपको ध्यान रखना है। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। ये वर्तमान में किस जिले में है? खातौली आपका कोटा जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। बाड़ी का युद्ध में सांगा ने किसको हराया था? तो बाड़ी के युद्ध में 1518 में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच में हुआ? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1526 का जो युद्ध हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। यहाँ पर बाबर जीत गया था, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। आगे देखिए, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया? जो खानवा का युद्ध हुआ था, ये 17 मार्च 1527 में हुआ था। बाबर ने किस शासक को हराया? तो राणा सांगा को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पहले बयाना का युद्ध हुआ था दोस्तों। बयाना का जो युद्ध हुआ था उसमें तो राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया, और फिर खानवा का जो युद्ध हुआ उसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? तो राणा सांगा ने बाबर को हराया था, किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। ये आपका कब हुआ था? ये 16 फरवरी 1527 को हुआ था। और खानवा का युद्ध जो है इसके 1 महीने बाद 17 मार्च 1527 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई। कब हुई? 30 जनवरी 1528 को हुई, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? बसवा दौसा में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। मांडलगढ़ में इनकी क्या बनी हुई है दोस्तों? स्मारक और छतरी बनी हुई है, समाधि बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और बसवा दौसा में इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दोस्तों राणा सांगा जो है इन्हें सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावेश, ये आपको ध्यान रखना है। इनके शरीर पर दोस्तों लगभग 80 घाव हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। सैनिकों का भग्नावेश इन्हें किसने कहा था? कर्नल टोड के द्वारा इन्हें सैनिकों का भग्नावेश कहा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे? राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक दोस्तों रत्न सिंह बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन बने थे? रत्न सिंह बने थे। और रत्न सिंह के बाद फिर कौन बने थे? फिर विक्रमादित्य आपका बनेगा। फिर कौन बनेगा? विक्रमादित्य बनेगा। फिर उसके बाद कौन बनेगा दोस्तों? उसके बाद बनवीर। फिर उसके बाद कौन बनेगा? उदय सिंह बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? तो दोस्तों पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और मेवाड़ के किस शासक को बचाया था? तो उदय सिंह को बचाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यह आपका रीट के एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए, उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। 1537 में दोस्तों राणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ। किसके सहयोग से हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके सहयोग से हुआ था? मालदेव के सहयोग से हुआ था। यह आपका एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। मालदेव के सहयोग से उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। उदय सिंह ने उदय सागर झील वो मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया। उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया और मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो जयमल और फत्ता जो है दोस्तों ये आपके उदय सिंह के सेनापति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जयमल और फत्ता जो है ये मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? उदय सिंह के सेनापति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जब अकबर ने दोस्तों उदयपुर पर आक्रमण किया था 1568 में, 1567-68 में, तब जयमल और फत्ता ने यहाँ पर वीरता दिखाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया था? तो उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना 1559 ईस्वी में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई? 1559 ईस्वी में की गई। और राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये आपकी 1459 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप 1459 और 1559 से याद रख सकते हो। आगे देखिए, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया? जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण दोस्तों 1567-68 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1567-68 ईस्वी में किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों द्वितीय साका कब हुआ था? द्वितीय साका कब हुआ था? तो द्वितीय साका जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये 1534-35 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। विक्रमादित्य के टाइम पे, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए, अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आक्रमण के समय जैमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आक्रमण के समय जैमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरा का जो किला है दोस्तों, वहाँ पर जैमल और फत्ता की मूर्तियाँ लगवाई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राणा उदय सिंह ने मावली के युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी। तो मावली का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा उदय सिंह ने बनवीर को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट है, मावली का युद्ध राणा उदय सिंह ने बनवीर को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर में बंदी बनाया था। तो ये 1580 में बनाया था दोस्तों। कब बनाया था? 1580 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना जो था, इनके परिवार की महिलाओं को शेरपुर में अमर सिंह ने बंदी बना लिया था। फिर महाराणा प्रताप के कहने पर इनको वापस छोड़ दिया गया था। आगे देखिए, दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ। मैं अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था। तो दोस्तों, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, जिसे कर्नल टोड के द्वारा मेवाड़ के मैराथन की संख्या दी गई है और अमर सिंह के द्वारा यहाँ पर सुल्तान खां को चीर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, सुल्तान खां को यहाँ पर चीर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संख्या किसने दी है। तो कर्नल टोड के द्वारा दी गई है। और हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया है कर्नल टोड के द्वारा? मेवाड़ की थर्मोपोली, यह आपको ध्यान रखना है। और अब्बुल फजल के द्वारा क्या कहा गया है? अब्बुल फजल के द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों? खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध। और बंदायूनी जो है, इसके द्वारा गोगुंदा का युद्ध कहा गया है हल्दी घाटी के युद्ध को। यह आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था, जो अगले 12 वर्ष तक रही। तो ये 1585 में बनाया था। और महाराणा प्रताप के काल में दोस्तों ये 1585 से लेके ये 1597 तक राजधानी रही थी। फिर उसके बाद 1597 से लेके और 1613 तक ये अमर सिंह के काल में राजधानी रही। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप की छतरी और उनका अंतिम संस्कार बारडोली में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इनका जो घोड़ा था चेतक, उसकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? उसकी छतरी बलीचा राजसमंद में बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय, उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। तो ये कर्नल टोड के द्वारा कहा गया था। महाराणा प्रताप की शासन अवधि बताइए। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। 1572 से लेके 1597 तक इनका कार्यकाल रहा, शासनकाल, ये आपको ध्यान रखना है। तो महाराणा प्रताप की शासन अवधि क्या हो जाएगी? 1572 से 1597 हो जाएगी। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु थी, तो उस समय उनकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 57 वर्ष हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से सेनापति कौन था? मानसिंह था, कछवा शासक मानसिंह, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने? तो अमर सिंह मेवाड़ के शासक 1597 में बने दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुगल मेवाड़ संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 फरवरी 1615 को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और दोस्तों, संधि किसने की थी? तो अमर सिंह के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके दबाव में आके की थी? तो कर्ण सिंह ने इनको उकसाया था संधि करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज सिंह का जो कालक्रम है शासन, वो आपका 1652 से लेकर 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1652 से लेकर 1680 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राज सिंह ने कहाँ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था? राज सिंह ने दोस्तों चारुमती से विवाह किया था, ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के विरुद्ध जाकर इन्होंने चारुमती से विवाह किया था। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। जन्म इनका 9 मई 1540 में हुआ था। मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई दोस्तों। राज्याभिषेक इनका 1572 गोगुंदा में हुआ था। पिता इनके कौन हो जाएंगे? उदय सिंह हो जाएंगे। माता इनकी जयवंता बाई हो जाएगी और पत्नी इनकी अजबदे पंवार हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक थे। जब दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था तब दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए जो शिष्टमंडल भेजे गए थे दोस्तों, कितने शिष्टमंडल भेजे गए थे? 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम कैसे याद रखते हैं? इसे हम जमा भट्टों से याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? जमा भट्टों से, ये आपको ध्यान रखना है। 1572 में जलाल खां को भेजा गया था सबसे पहले, किसको? जलाल खां को। फिर मानसिंह को भेजा गया 1573 में,
और 1573 में दोस्तों भगवंत दास को भेजा गया और 1573 में टोडरमल को भेजा गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये प्रथम, तृतीय और चतुर्थ शिष्टमंडल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए 18 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरावल दस्ते का नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया गया? ये हकीम खां सुर के द्वारा किया गया। इसे आप आराम से याद रख सकते हो दोस्तों, ह से हरावल और ह से आपका क्या हो जाएगा? हाकिम खां सुर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए हल्दीघाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट धारण किया? तो महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुकुट किसने धारण किया था? ये झाला बीदा ने धारण किया था, ये आपको ध्यान रखना। किसने धारण किया? झाला बीदा ने। आगे देखिए हल्दीघाटी युद्ध के बारे में कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध किसने कहा हल्दीघाटी के युद्ध को? तो अब्बुल फजल ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा दोस्तों? बंदायूनी के द्वारा कहा गया है। और दोस्तों मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दीघाटी का युद्ध किसने कहा? यह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। आगे देखिए 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों 1679 ईस्वी में जजिया कर का विरोध राज सिंह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण भी प्रदान की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ सहायता भी प्रदान की थी। आगे देखिए मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही। मुगल और मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति क्या रही थी दोस्तों? इन्होंने राठौड़ों का साथ दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में देख लेते हैं। झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकीपाल स्थित है। नौ चौकीपाल आपकी राजसमंद झील पे स्थित है, झील के उत्तरी किनारे पर। राज प्रशस्ति प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण करवाई गई है। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई है। रणछोड़ भट्ट के द्वारा दोस्तों किसकी रचना की गई है? राज प्रशस्ति की रचना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी दोस्तों? 1676 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए काले संगमरमर शिलाओं पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी हो जाएगी? राज प्रशस्ति हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति मानी है। तो राठौड़ों की उत्पत्ति सूर्यवंशी मानी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मानी है? सूर्यवंशी मानी है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे राठौड़ वंश शुरू हो जाएगा। तो राठौड़ वंश यानी कि मारवाड़ वंश जो है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम बहुत कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो कि आपके एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।